बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 139 मुलाहिदा फरमाएं। मैंने जैसे उसकी पिंडली पर हाथ रखा मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया, कनपटियां सुलगने लगी, रूपमती भी करा उठी। मुमकिन है मैं जज्बात की इस दलदल में फंस जाता, मगर दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज़ सुनकर मैं जैसे होश में आ गया। रूपमती ने भी आंखें खोल दी। मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। रूपमती बड़बड़ाती हुई उठ गई और बाहर वाले कमरे की तरफ चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। रूपमती ने बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। हालांकि वो दरवाज़ा खोलने का हुक्म मुझे भी दे सकती थी, लेकिन उसने खुद उठकर दरवाज़ा खोला था। बाहर तेज सिंह था। उसने अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखा और फिर मुझे बेडरूम में खड़े देखकर उसकी आंखों में नफरत सी भर गई। क्या बात है तेज सिंह? रूपमती ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। धर्मेश कैसे, अब होश में आया या नहीं? धर्मेश अब ठीक है राजकुमारी जी, तेज सिंह ने बदस्तूर मेरी तरफ देखते हुए कहा। चतोड़गढ़ का राजकुमार कनूर बलून सिंह आपसे मिलना चाहता है। रूपमती की भवें सुकड़ गई। वो चंद में खुशमगी नजरों से तेज सिंह की तरफ देखती रही, जैसे राजकुमार बलून सिंह की ख्वाहिश में उसका कसूर हो। राजकुमार को अंदर लाकर बिठाओ, मैं भी आती हूँ। रूपमती के लहजे में नागवारी थी। वो फिर बेडरूम में आ गई। उसने बीच के दरवाजे पर पर्दा खींच दिया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया। इसी दौरान में दूसरे कमरे से अब कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। रूपमती ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं अपनी जगह पर खड़ा दूसरी तरफ की आवाजें सुनता रहा। वो गालबन चित्तौड़गढ़ का राजकुमार था जो इस वक्त कह रहा था, हमें यहाँ पहुंचने में कुछ ताखीर होगी राजकुमारी रूपमती जी, मगर सुना है आपने एक ऐसा हीरा खरीदा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ छुपा रखा है उसे? हमें भी तो उसके दर्शन करा दीजिए राजकुमारी जी। हाँ वो हीरा ही है, आप भी देखेंगे तो फड़क उठेंगे कनूर जी। मैं भी बुलाती हूँ उसे, रूपमती ने जवाब दिया। और फिर चंद सेकंड बाद ही दरवाजे का पर्दा हटा और तेज सिंह की सूरत दिखाई दी। वो बड़ी खुशमगी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। अब वो मेरे बिल्कुल सामने आया था तो मैंने देखा कि उसका दायां बाजू गले में पड़ी हुई पट्टी में रखा हुआ था। मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। कलाई पर पट्टी लिपटी हुई थी। जानिकी ने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था। मेरी सूरत क्या देख रहा है, चल, राजकुमार ने तलब किया है तुझे। उसके लहजे में नफरत भरी हुई थी, मगर आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी। मुझे उसके बारे में अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। हमारी दुश्मनी की बुनियाद तो उसी वक्त रखी गई थी जब मैंने धर्मेश को पिछाड़ा था और तेज सिंह ने मुझे गोली मारने की कोशिश की थी। मुझे अब रूपमती के पास ही रहना था, कम से कम उस वक्त तक जब तक मुझे निजात का कोई रास्ता ना मिल जाता। और इसका मतलब था कि मेरी और तेज सिंह धर्मेश की दुश्मनी लंबे अरसे तक चलने वाली थी। तेज सिंह के हुक्म पर मैं नपे तुले कदम उठाता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। एक सोफे पर रूपमती बैठी हुई थी, जबकि सामने वाले सोफे पर दो आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों मुझे देखकर बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वाह, उनमें से एक के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो दराज कामत और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसने राजस्थानी लिबास पहन रखा था। सर पर गहरे नीले रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। मुझे ज्यादा भारी नहीं थी, मगर होंठों के किनारों पर ऊपर की तरफ बल खाए हुए थी। गले में मोतियों की एक माला भी पड़ी हुई थी। वाह रूपमती जी, वो कह रहा था, ये तो वाकई ही हीरा है। काली माँ की कसम, अगर हम होते तो इसे किसी दूसरे के पास जाने ना देते। विजय ठाकुर को मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते। लेकिन वो चंद मुंह को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त अब भी हाथ से नहीं निकला। आपने ये हीरा 3 लाख में खरीदा है, हम आपको 6 लाख देने को तैयार है। हमारे पास दौलत बहुत है। दौलत तो हमारे पास भी बहुत है कनौर जी, रूपमती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप ये भी जानते हैं कि हम शौक से खरीदी हुई कोई चीज बेचते नहीं है। तोहफे के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम तोहफा देने के मूड में भी नहीं हैं। 10 लाख, 15 लाख, कनौर बलू सिंह ने मेरी बोली लगाई। मैं चौंक गया। उसके पास वाकई बहुत दौलत थी और वो मुझे हर कीमत पर खरीदने पर आमादा नजर आ रहा था। कनौर जी, रूपमती एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर तनाव सा पैदा हो गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने घर की कोई चीज बेचते नहीं हैं। आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। तशरीफ ले जाएं। आप तो नाराज हो गई रूपमती जी, कनौर बलोच सिंह ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। एक गुलाम के लिए आप अपने दोस्तों को भी नाराज कर रही हैं। खैर, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन एक बात याद रख लें कि ये गुलाम बिलाखिर आएगा हमारे पास ही। मैं चलता हूँ, नमस्कार। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई और आंखों में मक्कारी चमकने लगी थी। रूपमती चलने में अपनी जगह पर बेइसो हरकत खड़ी रही। उसकी खूबसूरत आंखों में तशवीश उभर आई थी। उसने तेज सिंह को रुखसत कर दी और मेरी तरफ देखने लगी। फिर आगे बढ़कर वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी होगी। दोनों हाथ मेरे बाजुओं के फौलादी मसल पर रख दिए और मेरी आंखों में झांकने लगी। मेरे खून की गर्दश एक बार फिर तेज होगी। दिल की धड़कन कनपटियों में महसूस होने लगी। रूपमती की आंखों में सितारे नाच रहे थे। मैं ज्यादा देर तक उससे नजरें मिला ना सका। मैंने नजरें झुकाई तो एक बार फिर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया।
रूपमती का तनफ्फुस बेरब था और उसके नीम बराना सीने का जीरो बम क्या मटा रहा था। रूपमती ने अचानक मेरे बाजू छोड़ दिए और दौड़ती हुई दूसरे कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। मैं महमूद सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। रूपमती ने एक बड़ी रकम खर्च करके मुझे गुलाम की हैसियत से खरीदा था, लेकिन उसका अब तक का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। सबसे पहले उसने मुझसे पैर दबाए थे, लेकिन मैं जानता था कि यह काम खिदमत के तौर पर नहीं लिया गया। पैर दबाते उस पर जो कैफियत तारी हुई थी वो एक दूसरी कहानी थी, और अब वो जिस अंदाज में मेरे सामने खड़ी हुई थी ये भी एक दूसरी कहानी थी। रूपमती की इस कैफियत से कते नजर मेरे ख्याल में यहाँ एक और कहानी जन्म ले चुकी थी। कनौर बनो सिंह ने मेरे लिए 15 लाख की ऑफर दे दी थी और रूपमती ने इनकार कर दिया था, और इस तरह मेरे ख्याल में इन दोनों के बीच में भी दुश्मनी की बुनियाद पड़ चुकी थी। मैं एक अजीब सी सूरत से दो चार हो गया था। जानकी मुझसे अलग हो गई थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि ठाकुर बनोर सिंह कौन है, वो किस शहर का रहने वाला है और जानकी को लेकर कहाँ जाएगा, लेकिन बहरहाल मैंने उसे तलाश करना था और उससे पहले अपने गुलामी के तोग से निजात हासिल करनी थी, और मैं जानता था कि इसमें मुझे खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रूपमती ने अपने आदमियों के मुकाबले में मेरी हिमायत करके मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर ली थी। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं धर्मेश को पिछाड़ दूं तो मुझे बहुत सी मुराद हासिल हो जाएंगी। ये जुमला गोया धर्मेश के मुकाबले में मेरी हिमायत का ऐलान था। मैंने धर्मेश को अदमुआ कर दिया था, जिसके नतीजे में वो दोनों मेरे दुश्मन हो गए थे। मैं नहीं जानता था कि वो दोनों कौन थे, उनका आपस में क्या रिश्ता था, और रूपमती से उनका क्या ताल्लुक था। वो दोनों उसके गुलाम तो हरगिज नहीं हो सकते थे। तेज सिंह और धर्मेश नायत खूबरू और भरपूर जवान आदमी थे, और फिर मेरी बोली लगाने में भी रूपमती की आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने मेरे बाजुओं के मसल्स भी टटोल कर देखे थे, और अभी कुछ देर पहले जिस तरह वो मेरे बाजू थाम कर मेरे सामने खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में जिस तरह पुरस्कार चमक उभरी थी, उससे मैंने रूपमती के बारे में एक मुख्तलिफ राय कायम कर ली थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा यही कुछ सोच रहा था कि रूपमती की आवाज सुनकर चौंक गया। वो मुझे ख्वाबगाह में तलब कर रही थी। मैं अंदर दाखिल होकर उसके सामने मसहरी के करीब खड़ा हो गया। वो मसहरी पर तकिए से टेक लगाए नीम दराज थी। उसकी नजरें मेरे बदन का तवाफ कर रही थी। आंखों में इस वक्त भी वही पुरस्कार सी चमक थी। बैठ जाओ, उसकी आवाज में हल्का सा इरताज था। साथ ही उसने मसहरी के किनारे कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं झिझकता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। मेरी इस फरमाबरदारी का मतलब ये नहीं था कि मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को उसका गुलाम तस्लीम कर लिया था, बल्कि हकीकत ये थी कि मैं इताअत और फरमाबरदारी का मुजाहरा करके उसका एतमाद हासिल करना चाहता था, ताकि अपनी आज़ादी का कोई रास्ता निकाल सकूं। मैं गुलाम बनकर सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकता था। मैं अपना मिशन नहीं भूला था। मुझे अपने माँ बाप की इल्मनाक मौत याद थी। वो 20 बेगुनाह याद थे जिन्हें मेरी वजह से दारा और उसके साथियों ने मौत के घाट उतारा था। मुझे वो मंजर भी याद था जब मेरे माँ बाप के कत्ल के बरसों बाद ठीक उसी जगह पर जहाँ मेरे माँ बाप का खून बहाया गया था, थाई को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। थाई मेरी मोहसिना थी। माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से मुझे मिली थी, और फिर जानकी थी जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया था, और अब वो एक नई मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकता था, और मुझ जैसा शख्स किसी का गुलाम बनकर कैसे रह सकता था। लेकिन वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। मैंने वक्त से समझौता कर लिया था। वक्त ही ने मुझे एक औरत के कदमों में ला फेंका था, तो मैं उस वक्त उसी के सहारे सूरत हाल से निजात भी हासिल करना चाहता था। मेरे सामने इस वक्त एक और मौका भी था जिससे मैं फायदा उठा सकता था। नीलामी खत्म होने पर रूपमती ने मेरे गले में गुलामी का तोक डालने की इजाजत नहीं दी थी। इसने मुझे धर्मेश के साथ लड़ते हुए भी देख लिया था, और ये भी जान गई थी कि मैं किस कदर खतरनाक हूँ। नीलामी के वक्त विजय ठाकुर ने भी गोया मेरी तारीफ करते हुए लोगों को खबरदार कर दिया था कि मैंने सन्यासी वासुदेव जैसे सांड की गर्दन मरोड़ दी थी। और जब रूपमती मुझे अकेले अपने साथ कमरे में लाना चाह रही थी तो ठाकुर बनूर सिंह ने भी इसे खबरदार किया था, लेकिन रूपमती ने इसकी परवाह नहीं की थी और किसी मुआफिज के बगैर मुझे अकेले ही अपने कमरे में ले आई थी। उसे शायद अपने आप पर एतमाद था। औरत के लिए किसी मर्द को गुलाम बनाने के लिए जरूरी नहीं होता कि वो हाथ में हिंटर उठाए रखे। मेरे ख्याल में मर्द को मती करने के लिए औरत को हिंटर उठाने की जरूरत भी नहीं होती, और रूपमती जैसी भरपूर जवान और हसीन औरत तो सरकश से सरकश मर्द को भी अपने पैर चाटने पर मजबूर कर सकती है। जब मैं और धर्मेश शरीफ बनकर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे तो रूपमती ने धर्मेश को भी ये ऑफर दी थी कि अगर वो मेरी गर्दन मरोड़ दे तो उसकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और उसके साथ उसने बड़े दिलफरेब अंदाज में कंधे से स्ट्रैप सिरका कर एक झलक भी दिखला दी थी। उसकी इस बात से भी मैं अंदाजा लगा चुका था कि धर्मेश जैसा कड़ियल जवान उसके हुस्न का असीर है और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मगर उस वक्त उसकी यह हसरत सीने ही में घुट कर रह गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि रूपमती को अपने आप पर एतमाद था, इसलिए वो किसी मुआफिज के बगैर मुझे अकेले ही अपने कमरे में ले आई थी, और दूसरी तरफ मेरे लिए बेहतरीन मौका था कि रूपमती का गला घूंट कर कमरे से निकलूं और जानकी हो तलाश करके यहाँ से फरार होने की कोशिश करूं।
लेकिन मैं इस हकीकत से भी बखूबी वाकिफ था कि यहाँ से फरार होना मुमकिन नहीं है। यहाँ सैकड़ों लोग थे, हर एक के पास असला भी था और बिलफर्ज में जानकी को तलाश करके गुलामों की इस मंडी से निकलने में कामयाब हो भी गया तो सवाल ये पैदा होता था कि हम जाएंगे कहाँ। इस कदीम महलनुमा इमारत के चारों तरफ मीलों दूर तक घना जंगल था और जंगल के बाद मीलों दूर तक बेआबो गया रेगिस्तान फैला हुआ था। हम यहाँ से फरार होकर कितनी दूर जा सकेंगे? चंद मील, और उसके बाद हमें घेर लिया जाएगा और मुमकिन है हमें जिंदा पकड़ने की बजाय मौत के घाट उतार दिया जाए। एक गुलाम की जिंदगी की वुक़्त ही क्या होती है। यही सब कुछ सोचते हुए मैंने इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। मैं तो निजात हासिल करने का कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाहता था जिस पर आगे जाकर कोई दुश्वारी पेश ना आए। मैं कुर्सी पर बैठा यही सब कुछ सोचता रहा। एक मरतबा नजरें उठाकर देखा तो रूपमती की आंखें बंद थी, वो सो चुकी थी। उसके सीने का हमवार जीरो बम उसकी पुरसुकून कैफियत का इजहार कर रहा था। मैंने भी कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। कल दिन भर सहरा में ऊंटों पर सफर और फिर रात भर जागने की वजह से मैं बुरी तरह थक गया था। आंखें बंद करते ही मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया था, लेकिन पसलियों पर पड़ने वाली एक जोरदार ठोकर मुझे होश में ले आई। मेरे मुंह से बेइख्तियार कराह निकल गई और मैं कुर्सी समेत उलट गया। इससे पहले कि मैं आवाज पर काबू पाने की कोशिश करता, एक और जोरदार ठोकर ने मुझे एक बार फिर कराने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए ठोकरें बरसाने वाले की तरफ देखा। वो तेज सिंह था। उसकी आंखों में शदीद नफरत की चिंगारियां भड़क रही थी और चेहरे पर दरिंदगी थी। मैंने मसहरी की तरफ देखा, रूपमती मसहरी पर भी नहीं थी, वो शायद साथ वाले कमरे में भी नहीं थी और तेज सिंह को बदला चुकाने का मौका मिल गया था। उठ जा आराम के पल्ले, वो मेरी टांग पर एक और ठोकर मारते हुए खून को भेड़िए की तरह घुर्राया। मालकिन की आरामगाह में पड़ा ईंट रहा है, एक गुलाम की ये जुरात। याद रख, तू गुलाम है, रोगड़ा खर्च करके तुझे खरीदा गया है। तू अगर यहाँ रहने के आदाब नहीं जानता तो मैं तुझे सिखाऊंगा। उठ जा आराम जादे। उसने एक और ठोकर मारने की कोशिश की, मगर मैंने कलाई आगे करके उसकी ठोकर रोक ली और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। वो मैं ठोकरें मारने पर इत्तफाक करता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन गालियों से मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसका सीधा हाथ अभी तक गले में लटके हुए सीलिंग में था। बाईं हाथ में वही बेद की छड़ी थी जिसे उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ उसने छड़ी से वार कर दिया। मैं इस मर्तबा भी मार खा गया। छड़ी मेरे बाएं बाजू पर लगी, वार सख्त था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बाजू पर इस जगह अंगारे भर गए हों। उसने दूसरा वार किया, लेकिन इस बार मैंने उसको बाएं हाथ पर रोककर गिरफ्त में ले लिया और दाएं हाथ का एक भरपूर पंच उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। उसके मुंह से खून बह निकला। वो बुरी तरह डकराया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने छलांग लगा दी और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। इसी दौरान में मैं दूसरी कुर्सी से टकराया था और कुर्सी उलट गई थी। मेरी खोपड़ी दीवार से टकराई, मेरा दिमाग झुनझुना उठा। तेज सिंह मुझे छोड़कर पीछे हट गया और दूसरे ही लम्हे उसने अरने बैंसे की तरह मेरी तरफ दौड़ लगा दी। वो मेरे पेट में सर की टक्कर मारना चाहता था और इस मकसद में वो कामयाब भी हो गया। टक्कर बड़ी जोरदार थी, मेरे मुंह से खरा निकल गई। वो मुझे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने पीछे हटकर एक और टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ फटते हुए उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। तेज सिंह की गर्दन अब मेरे बाजू की लपेट में थी और वो बुरी तरह मचल रहा था। मैं अगर चाहता तो एक ही झटके में बड़ी आसानी से उसकी गर्दन बरोड़ सकता था, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी जानता था कि सूरत-ए-हाल संगीन हो जाएगी। एक गुलाम के हाथों किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के कत्ल को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी और मैं अपने लिए सूरत-ए-हाल को संगीन तर नहीं बनाना चाहता था। मैंने दूसरे हाथ से उसके पेट में एक घूंसा रसीद कर दिया। वो कराता हुआ तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला। उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन को हल्का सा झटका देकर छोड़ दिया। वो सीने के बल नीचे गिरा। नबीज़कालीन होने की वजह से गालिबन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो फौरन ही उठकर मुझ पर हमलावर हुआ, लेकिन ठीक उसी वक्त कड़कती हुई एक नुस्वानी आवाज कमरे में गूंजी। मैंने अपने आप को तेज सिंह के हमले से बचाने की कोशिश करते हुए आवाज की सिमत देखा। वो रूपमती थी जो दरवाजे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेपनाह करख्तगी थी। ये क्या हो रहा है? वो एक बार फिर चीखती हुई आगे बढ़ी। बिजली की तरह कड़कती हुई आवाज उसकी खनकती हुई आवाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं अपने आप को तेज सिंह की जद से बचाकर दीवार के साथ एक तरफ सिरक गया था, जबकि तेज सिंह भी अपनी जगह रुक गया। उसका मजरूह हाथ सीलिंग से निकल गया था जिसे वो हल्के हल्के झटके दे रहा था। उसका सांस फूला हुआ था। उसने दूसरे हाथ की आस्तीन से नाक से रिसने वाला खून पूंछा और बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने के लिए गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं दीवार के साथ टेक लगाए बड़ा पुरसुकून खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसकी सफेद कमीज पर खून के छींटे नजर आ रहे थे। मैं पूछती हूँ ये क्या हो रहा है? तुम बोलते क्यों नहीं तेज सिंह? रूपमती की आवाज में बिजली की सी कड़क थी। मैं इस गुलाम को गुस्ताखी की सजा दे रहा था राजकुमारी। तेज सिंह ने एक बार फिर नाक से रिसने वाला खून पूंछते हुए जवाब दिया। मैं जब कमरे में आया तो ये हरामी कुर्सी पर बैठा सो रहा था। मैंने इसे जगाया तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। ये अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है।
मैं इस गुस्ताखी पर इसे सबक सिखाना चाहता था। अगर ये मेरी ख्वाबगाह में कुर्सी पर सो रहा था और इसने तुम्हारे साथ भी गुस्ताखी की थी तो तुमने इसे गोली क्यों नहीं मार दी? रूपमती बोली। उसकी आंखें अब भी शोले उगल रही थी। मेरे पास पिस्तौल होता तो जरूर ऐसा करता, तेई सिंह ने जवाब दिया। ये झूठ बोल रहा है मालकिन, मैंने रूपमती की तरफ देखते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। तो फिर सच क्या है? रूपमती ने कहा। उसके लहजे की कड़क अब भी बरकरार थी। ये दुरुस्त है कि मैं इस कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। इसने मुझे जगाने की कोशिश नहीं की बल्कि ठोकर मारकर मुझे गिरा दिया। उसके बाद भी ये मुझ पर ठोकरें बरसाता और बैद की छड़ी से वार की है। मैंने उसे अपना बाजू दिखाया जिस पर तकरीबन 3 इंच लंबी सुर्ख लकीर सी बन गई थी। अगर तेज सिंह मेरी खाल भी उधेड़ देता तो मैं उफ ना करता, लेकिन इसने मुझे माँ की गाली दी थी। इसे समझा दो मालकिन कि अब अगर इसने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकाला तो मैं इसकी गंदी जबान खींच लूंगा। ये झूठ बकता है राजकुमारी, चुप रहो। रूपमती ने घुराते हुए तेज सिंह की बात काट दी। मैं जान चुकी हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच्चा है, लेकिन इसे सजा देने का इख्तियार किसने तुम्हें दिया? राजकुमारी, ये आपकी ख्वाबगाह में, इसे ख्वाबगाह में लेकर मैं आई थी और मेरी इजाजत से ये कुर्सी पर बैठा था। राजकुमारी ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। मैं जब इस कमरे से गई थी तो ये सो रहा था। मैंने इसे गुस्ताखी नहीं समझा तो तुमने अपने आप को इसका आका कैसे समझ लिया? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली। मैं बात की तह तक पहुंच चुकी हूँ। तुमने दरमेश की शिकस्त का बदला लेने के लिए इसके साथ ज्यादती की है। इस मर्तबा तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम जा सकती हो। और सुनो, इस वक्त 7 बज रहे हैं। मैंने रवानगी का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। अब मैं यहाँ से 11 बजे के लगभग रवाना होंगी, लेकिन तुम और दरमेश नाश्ता करके 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से रवाना हो जाओ। आप मालकिन है राजकुमारी, लेकिन आप एक गुलाम पर भरोसा, इस गुलाम पर एतमाद करना खतरनाक होगा। तेज सिंह ने कहा। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। रूपमती ने उसे घूरा। तुमसे जो कुछ कहा गया है वो तुम करो। अब तुम जा सकती हो। हाँ, रंगू को अंदर भेज दो। तेज सिंह खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हमारी दुश्मनी की जड़ें गहरी होती जा रही थी। इस वक्त रूपमती ने भी खुलकर मेरी तरफदारी की थी। उसने एक नए जरखरीद गुलाम को अपने पुराने और वफादार गुलाम की बात पर ज्यादा फोकियत दी थी और रूपमती की सिमायत ने जलती पर तेल का काम किया था। तेज सिंह के जाने के बाद वही आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसे यहाँ आते हुए मैंने रायदारी पर स्टूल पर बैठे हुए देखा था। रंगू, रूपमती उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ, भूख लग रही है। सुनो, नाश्ता 2 आदमियों का होना चाहिए, समझे? रंगू सारी लाता हुआ वापस चला गया। रूपमती सामने वाले दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। वहां से कुर्सी उठाते हुए मेरे करीब आ गई। हमें सुबह सवेरे हवाखोरी की आदत है। हम उठकर अकबी लान में चले गए। वो कह रही थी। उसकी आवाज में एक बार फिर वही खनक लौट आई थी। हमें अफसोस है कि हमारी अदम मौजूदगी में तुम्हें तेज सिंह की वजह से तकलीफ दे होना पड़ा। हम ये भी समझते हैं कि उसने ये सब कुछ किस लिए किया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मैं तो कहना चाहता था कि मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों? मैं तो एक गुलाम हूं, लेकिन अल्फाज मेरे सीने ही में रह सके। उसने एक कदम मजीद आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। चंद में छड़ी के उस निशान की तरफ देखती रही, फिर झुककर अपने होंठ मेरे बाजू पर ठीक उस जगह लगा दिए जहां छड़ी की ज़रब ने सुर्ख लकीर बनाई थी। मेरे रूम में सनसनी की लहरें दौड़ गई और दिल की तो ये कैफियत थी कि जैसे सीने में पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आएगा। एक अजीब बेखुदी सी कैफियत थी जो मुझ पर तारी हो रही थी। मैंने सर झटक कर अपनी आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए रूपमती की तरफ देखा। उसके शोलों की तरह तपते हुए होंठ अब भी मेरे बाजू की सुर्ख लकीर पर जमे हुए थे और नजरें मेरे चेहरे की तरफ उठी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उससे अपना बाजू छुड़ा लिया। वो गहरा सांस लेकर रह गई। मैंने सिर्फ एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और फिर बिखरी हुई कुर्सियां वगैरह दुरुस्त करने लगा और फिर मैं मसारी के करीब से घूमकर कमरे के अकबी खिड़की की तरफ चला गया और खिड़की के सामने पड़ा हुआ पर्दा एक तरफ हटाने लगा। इमारत के अकब में बहुत वसी व अरीज और बहुत ही खूबसूरत लान था जिसमें 2 तालाब भी बने हुए थे। उसमें फुआरे भी लगे हुए थे। सब्ज मखमली घास इतराव में फैला हुआ था। क्यारियों में नवा इकसाम के फूल खिले हुए थे। ये खूबसूरत लान अकबी फसील तक फैला हुआ था जो तकरीबन 50 गज के फासले पर थी। फसील के साथ साथ नारियल के दरख्त भी कितारों की सूरत में लगे हुए थे। फसील अगरचे खासी बुलंद थी मगर उसके ऊपर खारदार तारों की बाड़ भी लगी हुई थी। फसील की दूसरी तरफ भी दूर तक जंगला फैला हुआ था। बाहर की फिजा में धूप छाँव का मंदिर था। आसमान पर बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। सूरज कभी उनके पीछे छुप जाता और कभी सामने आकर दुनिया पर सुनहरी किरणें निछावर करने लगता। मैं खिड़की के करीब खड़ा ये दिलफरेब मंदिर देख रहा था कि गर्दन पर गर्म गर्म सांसों का लम्स महसूस करके चौंक गया और आहिस्ते से गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो रूपमती मेरे साथ खड़ी थी, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने रूपमती के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुर्खी थी। मैं नहीं कह सकता था कि शबे ख्वाबी से बेदारी की वजह से थी या इसकी वजह कुछ और हो सकती थी, लेकिन रूपमती को अपनी तरफ आते देखकर मैं समझ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी डिबिया देकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। स्टेनलेस स्टील की ये डिबिया पॉलिश की डिबिया से ज्यादा बड़ी नहीं थी। लाओ, तुम्हारे जख्म पर ये मरहम लगा दूं, तकलीफ से निजात मिल जाएगी। वो मेरे सामने रुकते हुए बोली। मुझे शदीद जलन की तकलीफ हो रही थी लेकिन मैं जब्त किए हुए था। मैंने डिबिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया।
मगर उसने डिबिया मेरे हाथ में देने की बजाय ढकना हटाकर उंगली से मटियाले से रंग का मरहम निकाला और मेरे बाजू के जख्म पर लगाने लगी। छड़ी की तरफ से खाल फटी नहीं थी, सुर्ख हो गई थी, जिसमें शदीद जलन हो रही थी। मरहम लगते ही मुझे सुकून सा मिल गया। इस मरहम का कमाल था, यह रूपमती की उंगलियों के लम्स का असर के जलन बतदरीज गायब होती चली गई और ठंडक का एहसास होने लगा। बस कीजिए मालकिन, अब मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मैंने मदम लहजे में कहा। रूपमती ने हाथ उठा लिया। मैंने उसके दूसरे हाथ से डिबिया ले ली और ढकना उठाकर डिबिया पर लगाने लगा। रूपमती हाथ धोने के लिए मुल्क बाथरूम में घुस गई और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक उभरी। मैंने डिबिया ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और सीटिंग रूम में आकर बाहर का दरवाजा खोल दिया। वो दरबान रंगू था, जिसके साथ एक और आदमी भी था। उसने एक बड़ी सी ट्रे उठा रखी थी, जिसमें रखे हुए नाश्ते की चीजें ख्वान पोश से ढकी हुई थी। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया और ट्रे काफी टेबल पर रखने का इशारा किया। उसने आगे बढ़कर ट्रे मेज पर रख दी और फिर 2 गिलास और पानी से लबरेज जग भी बाहर से लाकर रख दिए। उन दोनों के जाने के बाद मैंने दरवाजा भीड़ दिया और वहीं खड़े होकर रूपमती का इंतजार करने लगा। और फिर उसे आने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। वो मेज के सामने सोफे पर बैठी तो मैंने मोदबाना अंदाज में झुककर ट्रे पर से ख्वान पोश उठा लिया और दोनों हाथ सीने पर बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। ये नाश्ता मैंने दोनों के लिए मंगवाया है, बैठो तुम भी, रूपमती ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मालकिन, गुलाम पर इतनी मेहरबानी ना कीजिए कि वो गुलामी के आदाब को फरामोश कर दे। आप नाश्ता कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मैंने कहा। वो चंद लम्हे अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, गुलाम? हाँ ठीक है, तुम मेरे गुलाम हो। मैंने एक बड़ी रकम खर्च करके तुम्हें खरीदा है, लेकिन तुम नाश्ता मेरे साथ बैठ कर करोगे, ये मेरा हुक्म है। मैं रूपमती का हुक्म टाल नहीं सकता था। उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। पराठे, अंडे का आमलेट, आलू, मेथी की भुजिया और एक कटोरी में अचार भी था। रूपमती ने नाश्ता शुरू किया तो मैंने भी हाथ बढ़ा दिया। इस वक्त वाकई मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, इसलिए बेतकल्फी से खाने लगा। ये एहसास तो मुझे बाद में हुआ कि रूपमती ने ट्रे खाली होने तक सिर्फ 2-4 नवाले ही लिए थे और वो हाथ रोके बैठी दिलचस्प नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। भोजन और मंगवाऊं? उसने कहा। नहीं मालकिन। मैंने ये कहते हुए प्लेट की तरफ देखा, उसमें अब पराठा ही रह गया था या फिर थोड़ा सा आमलेट बचा था। मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे अफसोस है मालकिन, मैंने खाना खाने के आदाब का भी ख्याल नहीं रखा। मुझे इस तरह नदीदेपन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें भूख लगी हुई थी, तुमने खा लिया, इसमें नदीदेपन की क्या बात है? और इसमें शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं। रूपमती ने यह कहते हुए प्लेट में बचा हुआ पराठा उठा लिया। जब आदमी खाने के लिए बैठा हो तो उसे किसी किस्म की झिझक का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। दस्तरख्वान से खाली पेट उठ जाने को मैं हमाकत ही समझती हूँ। मैं जवाब में कुछ कहना चाहता था कि दरवाजे पर पहले किसी हल्की सी दस्तक की आवाज उभरी और फिर दरवाजा खुल गया। तेज सिंह और दरमेश को अंदर दाखिल होते देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और अपनी जगह पर बैठा रहा। मुझे रूपमती के साथ खाने की बेल पर इस तरह बैठे देखकर वो दोनों सुलग उठे थे। दोनों की आंखों में बेपनाह नफरत थी। तेज सिंह का सीधा हाथ अब फिर गले में लटकी उस पट्टी में रखा हुआ था। उसकी नाक फूलकर पकोड़ा हो रही थी और फिर नाक के ऊपर किसी किस्म की दवा लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो और भी सूजा हुआ लग रहा था। जबकि दरमेश की पेशानी पर भी वही जख्म नजर आ रहा था। उसका चेहरा सुता हुआ था और सूरत से वो बीमार नजर आ रहा था। क्या बात है तेज सिंह, और तुम कैसे हो? रूपमती ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा और उसके लहजे में बेइतनाई नुमाया थी। ठीक हो राजकुमारी जी, दरमेश ने कहा। हम पूछने आए थे कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मैंने शायद तेज सिंह को कह दिया था कि तुम 1 घंटे तक रवाना हो जाओ, हम शाम को यहाँ से निकलेंगे, रूपमती ने जवाब दिया। राजकुमारी, इस मर्तबा तेज सिंह बोला। हाँ, रात हो जाएगी और आप जानती हैं कि रास्ता बगैर मुआवजों के इस इलाके में रात के सफर करना आसान नहीं है। क्या तुम लोग मेरी हिफाजत कर सकते हो? वो उसकी बात काटते हुए बारी बारी उन दोनों को घूरते हुए बोली, जाओ और मेरी फिक्र मत करो, मैं राजबूंद पहुंचकर फैसला करूंगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तेज सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर रूपमती ने उसे रोक दिया और जबान से कुछ कहे बगैर उन्हें इशारा कर दिया। वो दोनों खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए चले गए। रूपमती ने जिस अंदाज में वापस आकर फैसला करने की बात कही थी, उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि दोनों उसके गुलाम थे और गालिबन बाड़ी गार्ड थे। और जिस तरह वो दोनों मेरे हाथों पीटे थे, रूपमती उनसे बददिल हो गई थी। ये सब कुछ अचानक ही हुआ था और मेरे लिए रूपमती का इस तरह रवैया तब्दील कर लेना मुनासिब भी नहीं था। वो भी उस वक्त जबकि वो अपने घर से दूर थी और ये दोनों हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकते थे। मैंने अपने इस खदशे का इजहार किया तो रूपमती के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे दरिंदे पालने का शौक है, वो बोली, और उन्हें सुधारना और कंट्रोल करना भी मैं जानती हूँ। जो जानवर सरकशी करता है या मैं समझती हूँ कि वो मेरे काम का नहीं रहा, मैं उसे गोली मार देती हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, ये दोनों भी मेरे पालतू हैं। मैंने इन्हें अपनी हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन अब ये भौंकते ज्यादा और काम कम करते हैं। वापस जाकर इनका फैसला करूंगी। मेरे कानों की लौएं तपने लगी। रूपमती की बात बिल्कुल वादे थी। उसने कुत्ते पाले थे जो अब न सिर्फ सरकशी पर आमादा थे, बल्कि उनमें पहले जैसा दमखम भी नहीं रहा था। उसे अपनी दानिश में मेरी सूरत में एक नया और ताजा दम कुत्ता मिल गया था और वह इन दोनों नाकारा कुत्तों से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर चुकी थी। रूपमती ने शायद मेरी कैफियत को महसूस कर लिया था
वो गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही लेकिन जबान से कुछ नहीं बोली। मैंने उठकर बर्तन समेटे और बाहर ले जाकर दरबान रंगू के हवाले कर दिए। मैं वापस आया तो वो ख्वाबगाह में जा चुकी थी। मैंने एक कुर्सी की पुष्ट पर पड़ा हुआ कपड़ा उठाकर बेस साफ की और ख्वाबगाह के दरवाजे में झांकने लगा। रूपमती उस कमरे में भी नजर नहीं आई, वो बाथरूम में थी। मैं पीछे हटकर एक कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी झिझक दूर हो चुकी थी। रूपमती ने मुझे गुलाम की हैसियत से खरीदा था, लेकिन अभी तक मेरे साथ गुलामों जैसा सलूक नहीं किया था। नाश्ता भी मुझे अपने साथ बिठा कर कराया था। गुलामों या नौकरों के साथ ऐसी मेहरबानी का सलूक नहीं किया जाता, जिसका वादे मकसद था कि उसने मुझे किसी और मकसद के लिए खरीदा था और मेरी खातिर अपने 2 पुराने मुलाजमों बल्फाजे दीगर बॉडीगार्ड को भी बरतरफ करने का फैसला कर लिया था। मैं कुर्सी पर टेक लगाए बैठा यही सब कुछ सोचता रहा। शायद आधा घंटा गुजर गया। ख्वाबगाह से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा ख्याल था कि रूपमती बाथरूम से निकलकर मसहरी पर सो गई होगी। वो भी तो रात भर जागी थी। पहले मैंने सोचा कि अंदर झांक कर देख लूं, मगर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया और अपनी जगह पर बैठा रहा। चंद मिनट और गुजर गए और फिर ख्वाबगाह से हल्की सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मेरी नजरें बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गईं। दरवाजे के सामने हल्के नीले रंग का गालबन शैफून का बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था, जो थोड़ा सा सिमटा हुआ था। सामने वाली दीवार के साथ ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल जरा सी आड़ी रखी हुई थी और उसके आईने में कमरे के दूसरे हिस्से का मंजर देखा जा सकता था। आईने पर नजर पड़ते ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। रूपमती बाथरूम से बेलिबास से बाहर निकल आई थी। मैंने आंखें बंद कर ली। चंद मिनट बाद मैंने आंखें खोल दी। रूपमती लिबास पहन चुकी थी, लेकिन वो लिबास ऐसा था कि उसके बदन के खुदूत नुमाया हो गए थे। इस वक्त तौलिया उसने पगड़ी की तरह सर के बालों पर लपेट रखा था। तौलिया सर से हटाते उसकी नजरें ड्रेसिंग टेबल की तरफ उठ गई। एक लम्हे को हमारी निगाहों का तसादुम हुआ और रूपमती के होंठों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बहुत पहले रूपमती ने भी मुझे ड्रेसिंग टेबल के आईने में देख लिया था। वो तौलिए से बालों को झटक रही थी। फिर उसने तौलिया एक तरफ डाल दिया और मसहरी के ऊपर से घूमकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बुर्श से बाल संवारने लगी। मैं उस जगह पर बैठा उसे देखता रहा। अपने आप को बनाने संवारने में उसे आधा घंटा लग गया और फिर वो उठकर खड़ी हो गई। उसने मुझे इशारा करके अंदर बुला लिया। कैसी लग रही हूँ? उसने होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट लाते हुए पूछा। मैं चौंक गया। वो अपने गुलाम से पूछ रही थी कि कैसी लग रही हूँ, और इसमें शुबा नहीं कि हल्के से बेकअप में उसका हुस्न और भी निखर आया था। उसने ग्रे रंग का टखनों तक का स्कर्ट पहन रखा था, जिसके एक तरफ ऊपर तक चाक था। वो इस तरह खड़ी थी कि चाक खुल गया था और उसकी टांग रान तक बरहना हो रही थी। जिस्म के बालाई हिस्से पर हल्के रंग का नहायत मुख्तसर सा ब्लाउज था। कानों में हीरे के अवेजे और गले में खूबसूरत लाकट था, जिसमें जुड़ा हुआ हीरा बल्ब की रोशनी में जगमगा रहा था। बहुत अच्छी मालकिन, ये अल्फाज मेरे मुंह से नहायत ही मुश्किल से निकले। रूपमती के होंठों की मुस्कुराहट और गहरी होगी और उसके रुखसारों पर नमूदार होने वाला नन्हा सा डिंपल उसके हुस्न में इजाफे का बायस बन गया। रूपमती ने मुड़कर एक बार फिर आईने में अपना जायजा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मुझे साथ आने का इशारा किया।